हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। आज के संबंध की अगर बात की जाए तो आज जिस एक पहलू के साथ हमारी चर्चा होने जा रही है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं के लिए ये पूरी श्रृंखला ये आपके श्रृंखला को चालू किया गया है, जिसके माध्यम से हम आपके बीच उपस्थित होते हैं और कुछ नए नए प्रश्नों के साथ आप सबके साथ कुछ नए नए मंतव्यों को साझा भी करते हैं। बेसिकली ये लेट नाइट क्लास शुरू करने का एक ही पैटर्न था, क्योंकि आप भी जानते हैं आगामी आपके वर्तमान में रेडियो ऑपरेटर का पेपर चल रहा है। 11 तारीख को आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर है और फिर आपके 18 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर है। तो अब हमें सोना नहीं है, सीधी सी बात, हमें इन 10-15 दिनों में अपनी नींद चैन को गंवा देना है, ताकि हम जैसे एक सफलता का पर्याय रश्मि का हमेशा से ख्वाब बुनते हैं उसको प्राप्त करने की तरफ हर एक कदम में अग्रसर हो। और इसी कार से एक एक बिंदुओं की बात हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो नो डाउट थोड़ा सा समय काल जरूर विपरीत है, रात का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा यही मानना है कि आपके लिए बेहतर जितना भी हो पाता है, हमारे द्वारा जितना भी प्रयास किया जा सकता है वो हम हर कदम तक करते ही रहेंगे। तो बेसिक अगर देखा जाए तो आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो एक काम जरूर करेगा कि इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा कर देगा। बिंदु की बात करते हैं तो पहले प्रश्न के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही संकल्पना लेकर के हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिएगा, ज्यादा विलंब ना करेंगे, एक एक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द है। चलिए, एक शब्द है अनु उपसर्ग। आज अनु उपसर्ग की जब बात की जाए तो उससे जो एक शब्द बना गया है वह कौन सा आपको देख मिलता है? नाम आता है अनुचर के रूप में, नाम आपको देख मिलता है अनुपम के रूप में, या फिर नाम आपको देख मिलता है अंतर के रूप में, या फिर नाम की जब बात की जाए तो ये नाम संबंधित होता है हमारे यहाँ पर खास करके किसके रूप में? अनुत्तर के रूप में। तो अनु उपसर्ग की जब बात की जाए तो अनु उपसर्ग से बना हुआ एक जो शब्द होता है वह हमें देखने को मिल जाता है, अनु उपसर्ग। पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, उपसर्ग का मंतव्य क्या होता है। सामान्यतः आपने सुना होगा उपसर्ग की जब बात की जाए तो उपसर्ग का जो एक मीनिंग होती है, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, यह किसी भी शब्द के अंत में लगता है। खासा अगर देखा जाए तो ये किसी भी शब्द के शुरुआती तौर की जब बात की जाए तो ये शब्द के परिप्रेक्ष्य क्या होता है, शुरू में लगता है, और इसका मतलब ही होता है खास करके क्या करना, साथ साथ होना। तो अनु की जब बात की जाए तो अनु का संदर्भ इस प्रत्यय के परिप्रेक्ष्य में आपको देख मिलता है, सॉरी उपसर्ग के रूप में देख मिलता है। और उपसर्ग की जब बात की जाए तो उपसर्ग का मतलब होता है क्या, किसी भी शब्द के शुरुआत में लगता है, और शुरुआत में लग करके क्या करता है, ये पूरी तरीके से उसका एक आधार परिवर्तित करता है, या फिर उसके मीनिंग को, अर्थ को क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो खास करके देखा जाए तो अनु का मतलब होता है, अनु का जो एक मतलब होता है वो होता है पीछे। अनु का मतलब होता है पीछे, या फिर जिसको हम कहते हैं समानता। तो अनु का मतलब होता है पीछे या फिर समानता। तो ये करता क्या है, अनु की जब बात की जाए तो अनु के माध्यम से जो एक शब्द बना है अनु प्लस चर। चर का मतलब होता है चलने वाला। तो किसी के चलने के पीछे जब आप चलते हैं, खास करके उसको फॉलो करते हैं, तो उसका संदर्भ आपको देख मिलता है। तो अनु उपसर्ग की जब बात की जाए तो अनु उपसर्ग का मतलब होता है पीछे या फिर समानता। शब्दों के शुरू में लग करके ये क्या करता है, उसका अर्थ परिवर्तित करता है। यहां पे अनुपमा की जब बात की जाए तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, अंतर तो है ही नहीं है, अनुत्तर इसका कोई लॉजिक है नहीं। तो यहाँ पे जो एक सही जवाब बनता है वो बनता है अनुचर। अनुचर की जब बात की जाए तो अनुचर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो एक शब्द और आपको दिख मिलता है अनुज। अनुज की जब बात की जाए तो अनुज भी इसी क्रम में बना हुआ एक शब्द आपको दिख मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा अनुगामन। तो अनुगामन की जब बात की जाए तो उसमें भी क्या है, अनु नाम का एक आपका उपसर्ग लगाया गया है। तो अनु उपसर्ग की जब बात की जाए तो अनु के माध्यम से अनु प्लस जय। जय का मतलब होता है जन्म। साहब आपने सदैव सुना होगा कि जन्म, और जन्म के परिप्रेक्ष्य अनु का मतलब होता है पीछे, मतलब आपके पीछे जिसने जन्म लिया, मतलब आपका छोटा भाई। तो सदैव आपसे कहा जाता है ना कि आपके छोटे भाई को हम लोग क्या कहते हैं, अनुज की संज्ञा देते हैं। तो जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, आपके पीछे जिसने जन्म लिया। तो आपसे पीछे जिसने जन्म लिया उसका मतलब होता है अनुज, आपके छोटे भाई के रूप में। और अनुगामन मतलब आप इसे तो गमन, गमन मतलब जाना, अर्थात आपके जाने के बाद कोई जाता तो उस परिप्रेक्ष्य अनुगामन की संज्ञा, ठीक है। तो अनु उपसर्ग के माध्यम से अनुचर का नाम ध्यान रखिएगा, ये पीछे या समानता का अर्थ प्रकट करता है। एक शब्द है जिसका नाम है भुलक्कड़। आज भुलक्कड़ शब्द की जब बात की जाए तो भुलक्कड़ शब्द में खास करके एक प्रत्यय प्रयोग हुआ है।
भुलक्कड़ शब्द की जब बात की जाए तो भुलक्कड़ शब्द में एक आपका प्रत्यय प्रयोग किया गया है। प्रत्यय की जब बात की जाए तो ये कहां पे लगता है, ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, ये शब्द के शुरू में आता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये शब्द के क्या होता है, शुरू के परिपेक्ष आपको देखने को मिल जाता है। खासा भुलक्कड़, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होता है, इसके परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसका परिपेक्ष क्या होता है। प्रत्यय की जब बात की जाए तो ये किसी भी शब्द अंत में देखने को मिल जाता है, और अंत के परिपेक्ष अगर देखा जाए तो इसका शब्द क्या होगा, भू, ड़, अक्कड़ या फिर भूल। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा। हमारे यहां पर जब हम किसी प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय का संदर्भ क्या होता है। प्रत्यय के बारे में आपने सदैव सुना होगा, प्रति प्लस अय, ये इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है। प्रत्यय की जब बात की जाए तो प्रत्यय को जब हम तोड़ करके लिखते हैं तो इसका जो विच्छेद होता है वो होता है प्रति प्लस अय। प्रति प्लस अय की जब बात की जाए तो प्रति का मतलब होता है साथ में, प्रति का मतलब होता है साथ में, और अय का मतलब होता है आने वाला। तो साथ में आने वाला जो होता है वह आपका प्रत्यय कहलाता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो साथ में आने वाला प्रत्यय, यह इस परिपेक्ष में आपको देखने को मिलता है। साथ में आने वाला या फिर साथ में चलने वाला, साथ में आने वाला या फिर साथ में चलने वाला जो एक शब्द होता है उसको हम प्रत्यय के रूप में देख पाते हैं। तो भुलक्कड़ की जब बात की जाए तो भुलक्कड़ में क्या एक शब्द आपका प्रयोग हुआ है। तो मुख्य रूप से आप भी जानते हैं यहां पर जो एक शब्दांत है वो क्या होता है, अक्कड़, क्योंकि आप भी जानते हैं भू प्लस अक्कड़, क्या बोलते हैं, भू प्लस अक्कड़, तो क्या हो जाता है, भुलक्कड़ के रूप में नाम दिया जाता है। ठीक है, भूल प्लस अक्कड़, ठीक है, भूल प्लस अक्कड़, तो इस परिपेक्ष में क्या हो जाता है, भुलक्कड़ का अर्थ आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे जो प्रत्यय प्रयोग किया गया है वो आपका अक्कड़ के रूप में देख मिलता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक शब्द है गीतांजलि। आज गीतांजलि की जब बात की जाए तो गीतांजलि का एक सही संधि विच्छेद क्या होता है। गीतांजलि की जब बात की जाए तो गीतांजलि का जो एक सही संधि विच्छेद होता है वह किस एक परिपेक्ष देख मिलता है, गीता प्लस अन्य के रूप में, गीता प्लस जली के रूप में, गीताम प्लस अंजलि के रूप में, या फिर गीत प्लस अंजलि। तो इसका सही जवाब क्या होगा। अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद के रूप में इसका नाम देख मिलता है। संधि विच्छेद मतलब आपने देखा होगा कि जब कोई एक सामान्य अर्थ देने वाला शब्द होता है और उसको क्या करते हैं हम दो सार्थक शब्दों में तोड़ देते हैं तो वह इसका नाम देख मिलता है। तो आज शब्दों की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं गीता प्लस अन्य, अन्य का तो कोई लॉजिक नहीं होगा, जली, जली तो कोई शब्द नहीं होता, गीताम यहाँ पे कोई अंक की मात्रा है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, गीत प्लस अंजलि, क्या हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि की जब बात की जाए तो गीत प्लस अंजलि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के माध्यम से क्या होता है, गीत प्लस अंजलि, जब ये दो शब्द जुड़ते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाती है, आपकी अंक की मात्रा इसके ऊपर आ जाती है और आ ये जो होता है ये बड़ा आ में कन्वर्ट हो जाता है, तो गीतान और फिर आपकी जली, तो इस तरीके से ये शब्द आपके बन जाते हैं। यहाँ अंक की मात्रा ऊपर चली जाती है और ता में क्या होता है, आ की मात्रा लग जाती है। आगे की बात की जाए तो सभी मिलकर स्कूल जाता है, क्या है, एक शब्द है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है। अब इस शब्द का शुद्ध रूप आपको चयन करना है, क्या करना है, इसका शुद्ध रूप चयन करना है। तो सभी मिलकर के स्कूल जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा कि सही मिलकर स्कूल गए, या फिर सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो यह नाम हमें देखने को मिल जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा। मैथ की क्लास चली नहीं है, हाँ भाई आज नहीं चली है, बता तो रहे। सभी मिलकर, देखिए सभी, और जब सभी हैं तो सभी मिलकर के, कोई यहाँ पे लॉजिक ही नहीं बनता। सभी मिलकर के जो शब्द है वो इसका कोई लॉजिक है ही नहीं है। यहां पर देखा जाए तो मंतव्य क्या निकल के आ रहा है कि सभी लोग जा रहे हैं लेकिन एक साथ होकर के जा रहे हैं, तो इस दशा में क्या होगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। क्या होगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। जब सभी आ ही गए हैं तो फिर मिलकर के कोई मतलब नहीं होगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं ये कोई लॉजिक नहीं होगा। या तो हो जाता कि सभी स्कूल जाते हैं, क्या हो जाता, सभी स्कूल जाते हैं, लेकिन यहां पे चूंकि साथ साथ जाने की बात चली है तो इसका मतलब होगा सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि रसोई घर, एक शब्द है। इस रसोई घर की जब बात की जाए तो रसोई घर शब्द में कौन सा समास आपको देख मिलता है। एक शब्द है रसोई घर, रसोई घर की जब बात की जाए तो इसमें कौन सा एक समास आपको देखने को मिलता है। बेसिकली अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो एक काम जरूर करेगा कि इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, रसोई घर शब्द को अगर आप तोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको शब्द मिलता है, रसोई प्लस घर। सामान्य रूप से आप भी जानते हैं कि यहां पर जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, वो प्रधान होता है।
तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद की जब बात की जाए तो दूसरा पद क्या है, प्रधान आपको देखने को मिल जाता है। और इसके द्वारा मिलने वाला जो एक शब्द का अर्थ होता है, अगर उसकी बात की जाए तो वो भी अपनी एक विशेषता प्रस्तुत करता है। खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक आपने शब्द सुना होगा जिसको हम कहते हैं करण चिन्ह। तो करण चिन्ह की जब बात की जाए तो करण चिन्ह का क्या होता है, लोप आपको देखने को मिलता है। तो करण चिन्हों की जब बात की जाए तो इसका लोप होता है, क्योंकि इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको आपने कई बार सुना होगा, रसोई के लिए घर। क्या कहा जाता है, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर या फिर रसोई का घर। तो इस तरीके से आपको देख मिलता है। तो यहाँ पे जो लोप हुआ है वो आप कह सकते हो कि के का यहाँ पर लोप आपको देख मिलता है। के शब्द की जब बात की जाए तो इसका लोप है। और इस खास करके जब हम बात करते हैं इस समास के बारे में, तो इस समास की जब बात की जाए तो इस समास का जो पर्याय होता है वह क्या हो जाता है, वह आपको इसमें देखने को मिल जाता है। किस परिपेक्ष में, तत्पुरुष समास के रूप में। तत्पुरुष समास की जब बात की जाए तो तत्पुरुष समास के रूप में देख मिलता है। अव्ययी भाव की जब बात की जाए तो इसमें आपने सदैव सुना होगा कि इसका जो पहला पद होता है वो क्या होता है, वह कोई अव्यय होता है। यह क्या होता है, पहला पद इसमें अव्यय होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा यथा शक्ति, तो यथा प्लस शक्ति का जो एक अर्थ होता है वह क्या शब्द देता है, तो यहां पर यथा क्या है, एक अव्यय है। जबकि दुग की जब बात की जाए तो दुग के बारे में आपने सदैव सुना होगा, जब पहला पद क्या होता है, एक संख्या को नोट करता है। पहला पद क्या है, एक संख्या को नोट करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा नवग्रह के बारे में, तो नवग्रह ये क्या हो जाता है, नव जो है एक संख्या है। और द्वंद्व की जब बात की जाए तो द्वंद्व के बारे में आपने सदैव सुना होगा कि जब दो क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं वो अपने आप में प्रधान होते हैं, लेकिन सीन क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपस में कह सकते हो विपरीत या विलोम होते हैं। तो विपरीत या विलोम की जब बात की जाए तो इसका नाम देख मिलता है, तो इसे द्वंद्व कहा जाता है। जैसे माता पिता, तो माता पिता इसमें एक कारक चिन्ह लोप होता है जिसको हम कहते हैं और। ठीक है, तो और की जब बात की जाए तो और कारक चिन्ह का लोप होता है। आपने सदैव सुना होगा और या फिर तथा, जैसे बोला जाता ना कि भाई तथा बहन, माता और पिता, तो इस तरीके से क्या होता है, इसका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो और या तथा कारक चिन्ह की जब बात की जाए तो इसका लोप हो जाता है। यहां पे देखा जाए तो यहां पे क्या होता है, नवग्रह, नवग्रह की जब बात की जाए तो ये दूसरा पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। लेकिन खास बात क्या होती है कि यहां पे जब पहली संख्या पद इसके साथ जुड़ती है तो ये क्या करता है, एक नए अर्थ को भी जन्म दे देता है। क्योंकि आप भी जानते हैं नौ का मतलब क्या है, नौ का मतलब संख्या, ग्रह का मतलब एक सिंगल ग्रह, लेकिन जब नवग्रह की संख्या आ जाती है तो ये अपने आप में क्या करता है, एक नई संकल्पना को जन्म भी दे देता है। ठीक है, आगे की बात की जाए कि मैं खाता हूं, एक शब्द है मैं खाता हूं, अगर इसकी बात की जाए तो इसका कर्मवाच्य रूप हो जाएगा। मैं खाता हूं, अगर इसकी बात की जाए तो इसका कर्मवाच्य रूप आपको देखने को मिल जाएगा। मैं खाता हूं, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ आपको दिख मिलेगा। कर्मवाच्य का मतलब क्या है, सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कर्मवाच्य का संबंध होता है कि जहां पे वाक्य में क्या हो, कर्म की प्रधानता दिखाई जाए। कर्म की प्रधानता जहां पर आपको देखने को मिले उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य के रूप में नाम देते हैं। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसे कहते हैं कि मुझसे खाया जाता था, या फिर मुझसे खाया नहीं जाता था, मेरे से खाया जाता है, या फिर मुझसे खाया जाता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका सही एक अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा, कर्म के प्रधानता को लेकर के। अब एक बात तो क्लियर है कि मैं खाता हूं, खाता हूं मतलब एक तरीके से कह सकते हो वर्तमान का एक वाक्य है। तो मुझसे खाया जाता था ये तो कोई लॉजिक ही नहीं होगी। मुझसे खाया नहीं जाता है, नहीं का कोई मतलब नहीं कि कोई निगेटिव बनाना नहीं है। मेरे से खाया ये तो अपने आप में ही अडब्बा लग रहा है। यहां पे एक ही शब्द बचता है कि मुझसे खाया जाता है। क्या है, मुझसे खाया जाता है। तो यहां खाना एक जो कर्म है, ये कर्म की यहां पे आपको देखने मिलेगी प्रधानता, क्योंकि कार्य की यहां पे प्रधानता की जब बात की जाए तो खाने की प्रधानता यहां पे आपको देख मिलती है। तो इस परिपेक्ष में क्या होगा, यहां पे मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है, ये क्या होगा, मैं खाता हूं का एक सही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आगे की बात की जाए तो आगे के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, खासा आपने सुना भी होगा कि घी के दिए जलाना, एक शब्द है घी के दिए जलाना। और इस घी के दिए की बात की जाए तो इसका क्या करना है, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। अक्सर आपने सामान्य दैनिक जीवन में आपने देखा भी होगा किसके परिपेक्ष में, विभिन्न प्रकार के मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में। तो मुहावरे की जब बात की जाए तो इसका प्रयोग आपको देख मिलता है। लोकोक्ति इन द सेंस जो जनहित में आपने देखा होगा कि जन श्रुतियों में आपने इस तरीके से नाम सुने होंगे, जैसे बोला नहीं जाता कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इस टाइप की संरचना।
मुहावरे और लोकोक्ति। अब मुहावरे की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से क्या होता है कि एक विशेष अर्थ देने की बात होती है। जैसे आपने सुना होगा कि 9 2 11 हो जाना। तो ऐसा नहीं है कि 9 और 2 जोड़ते हैं तो 11 होता है। इसका मतलब होता है कि 9 और 2 11 होने का मतलब भाग जाना, ये संकल्पना होती है। तो एक विशेष अर्थ का यहाँ पर क्या होता है, मंतव्य निकल के आता है। तो घी के दिए जलाना मतलब क्या? घी के दिए कब आपके जलाए जाते हैं? मुख्य रूप से आप भी जानते हैं कि रोशनी करना, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। रोशनी करने के लिए कोई जरूरी थोड़ी नहीं इतना महंगा घी का दिया जलाया जाएगा। प्रसन्न होना, खुशी की बात आती है। घी लाना, घी लाने के लिए घी का दिया जलाना, ये कोई लॉजिक ना होगा। मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि जब आप बड़े अंतर मन से क्या होते हैं, खुश होते हैं और उस खुशी को जाहिर करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा था भगवान राम के आगमन को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। अर्थात हमारे अंदर जो अंतर मन में एक खुशी होती है, उस अंतर मन की खुशी को क्या करते हैं, लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। और इसी खुशी की जब बात की जाए तो इसी खुशी मनाने के परिपेक्ष को हम लोग मुहावरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जिसे कहा जाता है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, या फिर आप कई बार कहते हो कि बाग बाग हो जाना, अति प्रसन्नचित हो जाना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। घी के दिए जलाना ये खुशी मनाने के परिपेक्ष आपको देखने मिलता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किस परिपेक्ष में, कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। जैसा कि अभी आपने देखा मुहावरा, मुहावरे की जब बात की जाए तो वो क्या करता है, एक अर्थ प्रदान करता है, एक विशेष क्या करता है, मंतव्य प्रदान करता है। अगर उसी तर्ज की बात की जाए तो ये जो लोकोक्ति संबंध है, लोकोक्ति की जब बात की जाए तो लोकोक्ति बेसिकली क्या है, नाम आता है कि लोक की उक्ति हो जाती है, या फिर लोक की बातें होती हैं, या फिर लोगों के लोक होते हैं, या फिर ये अच्छी बातें होती हैं। लोकोक्ति, आज लोकोक्ति की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? लोकोक्ति मुख्यतः आप भी जानते हैं यहां पर अच्छी बातों से कोई लॉजिक नहीं है। लोकोक्ति का मतलब अच्छी बातों से नहीं है। लोगों के लेख, ऐसा तो कोई नहीं है कि लोगों का लेख है और कही हुई बातें नहीं आती हैं। फिर क्या होगा, लोगों की उक्ति, तो लोगों की उक्ति का भी कोई मतलब नहीं है। यहां पर अगर देखा जाए तो लोग के माध्यम से, लोगों की जब बात की जाए तो लोगों के माध्यम से कौन कौन से बातें लोगों के बीच में कही गई हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, लोकोक्ति के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा कि लोगों के द्वारा कही गई जो उक्ति होती है वह क्या होती है, इसमें आपके प्रयोग की जाती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ये क्या है, एक कह सकते हो कि लोकोक्ति है, भोड़ नहीं फोड़ सकता है। लेकिन इसका जो एक अर्थ निकल के आता है, ये पूरी एक लाइन निकल के आती है, जिसमें आपने सदैव सुना होगा कि एक अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। एक अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। तो ये क्या हो जाता है, ये इसका पूरा पूरा उत्तर हो जाता है। जैसे हम अपने लिए बार बार प्रयोग करते हैं ना कि हम अकेले कुछ ना कर सकते हैं, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, आप लोग जब तक अपना प्यार नहीं दिखाएंगे कि कम से कम इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेंगे, और क्लास में अगर जुड़े हैं तो इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, क्योंकि अकेला हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोगों का पूरा सहयोग नहीं होगा। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये एक लोकोक्ति है, लोग किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, एक विशेष अर्थ छिपा है, और वह विशेष अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अकेले होकर के कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसकी जगह पर साथी, एक समूह की जरूरत होगी। ठीक है, आगे की बात की जाए तो चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, इस रस के बारे में बताइए। क्या कहा जा रहा है, एक रस है, उस रस के भेद के बारे में आपको बताना है। क्या नाम दिया गया है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। अब ये क्या है, भक्ति रस है, या फिर वीर रस है, या फिर हास्य रस है, या फिर आपके श्रृंगार रस है। तो नामों की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो शुद्ध शब्दों में आप कह सकते हो कि अगर हम श्रृंगार रस की बात की जाए तो हमने शायद इसके बारे में चर्चा भी किया था कि जब हम प्रेमी या प्रेमिका की बात करें और इस परिपेक्ष में नायक या नायिका की बात आती है, तो यहां पे आपने सदैव सुना होगा, इसमें दो बिंदु आपको मिलते हैं, या तो संयोग होगा, मिलन हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो इसमें क्या होगा, आपको विरह देख मिलेगा, या जिसको हम वियोग कहते हैं। तो इस दशा में आपने सुना भी होगा कि इसके परिपेक्ष क्या होता है, एक का संदर्भ होता है संयोग श्रृंगार, और संयोग श्रृंगार के अलावा एक का नाम होता है वियोग श्रृंगार। ये दो प्रकार के इसके अर्थ होते हैं, और इस परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो इसका जो
भाव होता है, खास करके अस्थाई भाव, अगर उसकी बात की जाए तो उसका संदर्भ क्या है, वह आपको देख मिलता है किस रूप में, रति के रूप में। तो रति की जब बात की जाए तो ये इसका अस्थाई भाव होता है। लेकिन ये श्रृंगार रस की संकल्पना है। हास्य के बारे में आपने सदैव सुना होगा, जहां हंसी ठिठोली की बात आती है। भक्ति रस में किसी का गुणगान करना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। लेकिन जब हम वीरता की बात करते हैं, खास करके युद्ध वगैरह की बात आती है, तो उस दशा में यह वीर रस की कविताएं आपको देख मिलती हैं। तो कई बार आपने सुना होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की जब बात की जाए तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह कथन लिखा है कि सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी जनानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इनकी जब बात की जाए तो इनका संदर्भ क्या होता है, वीर रस। और वीर रस की जब बात की जाए तो उसमें जो आपने अस्थाई भाव के बारे में सुना है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका संदर्भ क्या होता है, वह आपको रौद्र देखने मिलता है। रौद्र मतलब इसमें व्यक्ति क्या होता है, अंदर से एकदम क्रोधित होता है। और क्रोधित होता है इसका मतलब आप कह सकते हो आग बबूला होता है, कि सामने वाले को मिल जाए ना तो गटैया काट के फेंक दें। तो ये संकल्पना आपको यहां पे देख मिलती है। तो ये वीर रस से संबंधित आपकी कविताएं होती हैं। जैसे आपने आल्हा खंड के बारे में हमारे यहाँ पे सुना है, तो आल्हा खंड की जब बात की जाए तो आल्हा खंड का जो संबंध है वो पूरी तरीके से क्या है, ये आपके वीर रस से ही संबंधित आपको दिख मिलता है। हाँ बिल्कुल, श्रृंगार रस को हम लोग रसराज के रूप में भी जानते हैं। बिल्कुल आपने सत्य कहा जा रहा है कि चौपाई, अगर चौपाई की बात की जाए तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं आपको देखने को मिलती हैं। चौपाई की जब बात की जाए तो चौपाई के जो चरण होते हैं उनमें कितनी मात्राएं आपको देखने को मिल जाती हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो चौपाई और छंद के बारे में आपने सदैव सुना होगा कि कोई भी रचना जब लिखी जाती है तो उसके दो पार्ट आपको दिख मिलते हैं, मतलब पहला भाग दूसरा भाग। और इसी तरीके से इसकी दूसरी पंक्ति होती है, तो इसमें भी आपके दो पार्ट आपको दिख मिलते हैं। खासा अगर देखा जाए तो इस परिपेक्ष आपने सुना भी होगा, यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये पहला भाग होता है, पहला। और ये क्या होता है, ये आप कह सकते हो कि इसमें दूसरा भाग होता है, पहला पद या दूसरा पद। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये तीसरा पद होता है, और ये क्या होता है, यह आपका चौथा पद होता है। तो सामान्यतः आपने देखा होगा कोई भी जब रचना लिखी जाती है तो इस तरीके से क्या होती है, श्लोकबद्ध की जाती है। अब यहां पर देखा जाए तो इस पेज को आप भी जानते हैं, चूंकि पहला नंबर और तीसरा नंबर जो होता है वो हमारे यहां पर विषम संख्या बोला जाता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम विषम पद के रूप में भी नाम दे देते हैं। और इसी तरीके से देखा जाए तो दूसरा पद और चौथा पद चूंकि मात्रा के आधार पर ये सम संख्या होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सम पद के रूप में भी नाम देते हैं। तो इसकी जो एक बनावट आती है, अगर उसकी बात की जाए तो इसमें जो मात्राओं की संख्या होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो चारों पद होते हैं उसमें इसकी बराबर मात्रा होती है। और बराबर मात्रा होती है इन द सेंस आप कह सकते हो कि जितना इसमें होगा उतना उसमें होगा, जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, जिसको हम कई बार क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद के रूप में भी जानते हैं। और इस सममात्रिक छंद की जब बात की जाए तो इसके परिपेक्ष में प्रत्येक चरण में क्या होता है, 16 मात्राएं होती हैं। अर्थात पहले में भी 16 होगा तो दूसरे में भी 16 होगा, तीसरे में भी 16 होगा तो चौथे में भी आपका 16 होगा। और इसी कारण से इसे क्या बोला जाता है, सममात्रिक छंद भी बोला जाता है। सममात्रिक छंद का भी नाम दिया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें समान समान मात्राएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो समान मात्राएं देखने के नाते मतलब जिसमें 16 एक में भी है, दूसरे में भी 16 है, तीसरे में 16, चौथे में भी 16, तो इस कारण से इसको सममात्रिक छंद के रूप में भी नाम दे देते हैं। ठीक है, मैं रोज पढ़ता हूं, आज अगर इसकी बात की जाए तो इस वाक्य के परिपेक्ष में एक शब्द क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूं, खासा अगर देखा जाए तो इसका क्रिया विशेषण का भूत क्या होगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने मिलता है हमारे यहां पर कि मैं रोज पढ़ता हूं। ये क्या बता रहा है, ये खास करके स्थानवाचक के बारे में बता रहा है, ये रीतिवाचक बता रहा है, या फिर ये कालवाचक बता रहा है, या फिर ये परिणामवाचक बता रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं। रोज आपको पता होना चाहिए, रोज, रोज की जब बात की जाए तो रोज का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं समय की तरफ इशारा कर रहा है। रोज वैसे तो अगर देखा जाए कल परसों तरसों, तो इसी तरीके से देखा जाए तो रोज का मंतव्य क्या है, रोज का मंतव्य आपको दिख मिल रहा है काल। तो जब कभी आपको समय के बारे में जानकारी मिलती है तो उस दशा को हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में नाम देते हैं। रीति का मतलब क्या होता है, रीति का मतलब होता है तरीका। जब किसी प्रकार से
किसी एक तरीके के माध्यम से किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रीतिवाचक के रूप में नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, रीति की जब बात की जाए तो रीति के परिप्रेक्ष्य आपको दिख मिलता है। और काल की जब बात की जाए तो काल का मतलब क्या है कि जब किसी क्रिया के परिप्रेक्ष्य में, क्रिया के होने से खास करके संज्ञा या सर्वनाम, अगर उसकी बात की जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, समय का बोध होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो क्रिया के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, समय का बोध होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम लोग खास करके अपने यहां पे क्या मान देते हैं, उसे कालवाचक सर्वनाम के रूप में नाम देते हैं, सॉरी कालवाचक विशेषण के रूप में नाम देते हैं। तो जब क्रिया के परिप्रेक्ष्य में किसी एक समय की वैल्यू हमें पता चलती है, तो समय का बोध हमें पता चलता है, तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण नाम देते हैं। और रीति की जब बात की जाए तो रीति का मतलब होता है किसी कार्य को करने का तरीका। और इसी तरीके से स्थान की जब बात की जाए तो स्थान का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि उस जगह को लेकर के, अर्थात उस स्थल को लेकर के। परिणाम की जब बात की जाए तो परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, किसी एक रिजल्ट की जब बात की जाए तो उस रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट की जब बात की जाए कि इसका संबंध क्या होगा, रिजल्ट की जब बात की जाए तो रिजल्ट का नाम हमें देखने को मिल जाता है, रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य। और रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य आपने जैसे नाम सुना होगा किसके बारे में, संख्या वगैरह की जब बात की जाए। ठीक है, तो संख्या वगैरह की जब बात की जाए तो इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है। परिणाम के परिप्रेक्ष्य खास करके जब हम संख्या या रिजल्ट की बात करते हैं तो उसका नाम आपको देखने को मिलता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, कुछ, थोड़ा या ज्यादा, ये शब्द आपके सामने आते हैं ना, तो परिणाम की बात करते हैं, तो ये नाम आपको इसमें देख मिलता है। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्न में से एक योजक चिन्ह आपको दिख मिलता है। निम्नलिखित में से एक योजक चिन्ह है, और इस योजक चिन्ह की जब बात की जाए तो इसका नाम हमें दिख मिलता है किस एक परिप्रेक्ष्य में, खास करके ये चिन्हों के अंतर्गत कौन सा चिन्ह आपका योजक चिन्ह है, चिन्हों के अंतर्गत कौन सा चिन्ह ऐसा है जो योजक चिन्ह के रूप में आपका प्रयोग हुआ है। तो पहला तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक है। ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे की जब बात की जाए तो दूसरा क्या है, दूसरा आपके हर्षबोधक के रूप में इस्तेमाल होता है। और हर्षबोधक के अलावा आपने कई बार सुना होगा इसको हम आश्चर्यबोधक के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आश्चर्यबोधक की जब बात की जाए तो उसके रूप में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो हर्षबोधक या फिर आश्चर्यबोधक, तो बचा कौन, बचा ये वाला। सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि जब किसी दो बराबर के शब्दों को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ना होता है, तो उसे योजक चिन्ह कहा जाता है, या जिसको हम जोड़ने वाले शब्द के रूप में जानते हैं। जैसे दो बराबर के शब्द माता और माता के साथ पिता है, तो दोनों क्या है, अपने आप में प्रमुख है, दोनों पद प्रधान है, तो इसमें जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिन, तो दिन को हमें जोड़ना है रात के साथ, तो दिन और रात, भाई और बहन, तो ये शब्द क्या हो जाते हैं, यह आपके क्या हो जाते हैं, इस माध्यम से आपके जुड़ जाते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो काली घटा का घमंड घटा, क्या है, काली घटा का घमंड घटा। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका अलंकार बताइए, काली घटा का घमंड घटा। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होगा, यमक अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, या फिर आपके अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो काली घटा का घमंड घटा यमक होगा, उपमा होगा, रूपक होगा, या फिर आपके अनुप्रास होगा। अनुप्रास की जब बात की जाए तो आपने देखा भी था, पीछे हमने कई बार बताया कि जब एक ही वर्ण क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, तो उसे हम अनुप्रास कहते हैं। रूपक के बारे में आपने देखा होगा, किसी के मानवीय प्रवृत्ति को एक तरीके से जो कह सकते हो निर्जीव चीज है, उस निर्जीव की बात की जाए तो निर्जीव को आधारित करते हुए विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो हाँ, विस्मयाद बोधक भी कहते हैं, हर्षबोधक भी कहते हैं। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे खास करके तो रूपक का मतलब होता है कि किसी निर्जीव वस्तु को उठा करके हमने सजीवता को बोध कराया, अर्थात रूप की वहां पे वर्णन की। उपमा का मतलब आपने देखा होगा किसी के बारे में, जैसे होता ना कि बोलते हैं कि कमल समान पैर हैं, या पीताम्बरी की जब बात की जाए तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो अपने आप पे देख मिलती हैं। बहरहाल यहाँ पे अगर देखा जाए तो काली घटा, तो काली घटा का घमट घटा ये किससे समेत होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली आपने देखा कि दो शब्द आपको देख मिले, ये घटा है, ये घटा है। और इस घटा की जब बात की जाए तो इसी कारण से क्या बोलते हैं, हम इसको यमक अलंकार कह देते हैं। ऐसा कैसे है, तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि पहला जो घटा है ये काली घटा को लेकर के है, काली घटा है। और इस घटा को हम क्या कहते हैं, इस घटा को हम लोग बादल के रूप में जानते हैं, अर्थात हमारे यहाँ पर
बहुत काली काली घटाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, काली घटा का मतलब होता है बादल, और दूसरा है घमंड घटा। तो घमंड घटा होने का मतलब है एक तरीके से अगर उसकी बात की जाए तो ये क्या है, ये कम हुआ है, कम अर्थात न्यून। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है। घमंड घटना मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि उसकी वैल्यू को कम देखने को बात की जाती है। तो काली घटा का घमंड घटा, तो घटा, एक घटा का मतलब बादल, और एक घटा की जब बात की जाए तो एक घटा का मतलब होता है किस रूप में, खास करके न्यून या फिर कम के रूप में। तो यहां पर उसका घमंड घटा ये कम की वैल्यू देता है, जबकि काली घटा की जब बात की जाए तो घटा का मतलब होता है बादल। जैसे आपने कई बार सुना होगा यमक, यमक, एक यमक का मतलब होता है सोना, एक यमक का मतलब होता है क्या, खास करके जब हम धतूरे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। आज अगर हम वर्णों की बात करें तो वर्णों के कितने भेद हमें देख मिलते हैं, 10 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं, या फिर आपके 8 होते हैं। क्या कहा जा रहा है, वर्णों के कितने भेद होते हैं। पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, वर्णों से बनता क्या है, तो वर्णों से आपने सदैव सुना होगा वर्णमाला बनता है। क्या बनता है, वर्णों से वर्णमाला बनता है। और इस वर्णमाला की जब बात की जाए तो सदैव आपने सुना होगा कि वर्णमाला में कुल 52 आपके क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, जिनके नामों की जब बात की जाए तो शुद्ध रूप से आपने सुना होगा। स्वर की जब बात की जाए तो स्वर की संख्या क्या होती है, स्वर वैसे आपके 11 होते हैं, जबकि 2 की जब बात की जाए तो 2 आपने क्या सुना है, अर्ध स्वर के रूप में आपने नाम सुना होगा, जिसको हम कई बार क्या बोलते हैं, अयोग वाह के रूप में भी नाम देते हैं। ठीक है, तो अयोग वाह के रूप में भी नाम दे दिया जाता है। तो स्वर की संख्या 11 होती है, जबकि हम अगर बात करें तो मुख्य रूप से आपने व्यंजन के बारे में सुना होगा। तो व्यंजन की जब बात की जाए तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, वैसे तो मुख्य रूप से व्यंजन की संख्या जो होती है वो आपके 33 होती है। कितने होती है, 33 होती है। लेकिन 33 के बाद आपने सुना भी होगा इसमें कुछ और भी नाम जोड़ते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे एक नाम आता है कि हमारे यहाँ पे ताड़न जात, या जिसको उच्छिप्त के रूप में नाम देते हैं। इवन आपने सुना होगा खास करके जब हम बात करते हैं संयुक्त अक्षर वगैरह के बारे में। तो वैसे मिला जुला के अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर स्वर और व्यंजन को हम शुद्ध रूप में देखें तो स्वर 13 हो जाते हैं, और व्यंजन की जो संख्या होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको देख मिलती है 39। ठीक है, तो स्वर होते हैं 13 और व्यंजन हो जाती है 39। तो इस तरीके से क्या होता है, 39 और 13 आपके 52 हो जाते हैं। वर्तमान अगर देखा जाए तो यही स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, ये दो इसके भेद हो जाते हैं। मिला जुला के अगर देखा जाए तो स्वर यहाँ पे 11 मुख्य स्वर होते हैं और 2 क्या हो जाते हैं, अयोग वाह के रूप में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो व्यंजनों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ऊष्म व्यंजन का नाम आता है, ये प्रमुख रूप से आपके 4 होते हैं। इवन आपने सुना होगा संयुक्त अक्षर की जब बात की जाए तो संयुक्त अक्षर ये भी आपके 4 होते हैं। इवन आपने सुना होगा उच्छिप्त की जब बात की जाए, उच्छिप्त अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है, यह आपको 2 देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन की संख्या आती है। जहां पे स्वर की जब बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र प्रयोग किए जाते हैं, जबकि व्यंजन की जब बात की जाए तो व्यंजन आपके स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ये स्वर के साथ ही प्रयोग होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्वरों की चूंकि मात्राएं होती हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि नो डाउट 11 स्वर होते हैं, लेकिन मात्राओं की जो संख्या होती है वो केवल क्या होती है, 10 होती है। तो मात्राओं की जब बात की जाए तो मात्राएं केवल आपकी क्या होती हैं, 10 आपको दिख मिलती हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग है। सामान्यतः आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ पे हमने कई बार बताया है कि जब आप हिंदी के बारे में पढ़ेंगे तो हिंदी में आपको 2 चीजें दिख मिलेंगी, एक आपका होता है पुरुष और एक होती है आपकी स्त्री। मतलब 2 जाति का आपको क्या होता है, बोध होता है। अगर हम हिंदी में लिंग की बात करते हैं तो लिंग हमें केवल 2 देख मिलते हैं, एक आपके पुरुष के रूप में, एक आपके स्त्रीलिंग के रूप में। ये 2 नाम आपको होते हैं। और नाम की ही जब बात की जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जब हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में क्या होता है, संस्कृत भाषा में आपको 3 प्रकार के लिंग देख मिलते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सा, तो पहला होता है पुल्लिंग, दूसरे की जब बात की जाए तो दूसरा का नाम होता है स्त्रीलिंग, और तीसरे की जब बात की जाए तो तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा होता है उभयलिंग। उभयलिंग की संकल्पना मतलब ना तो पुरुष है ना तो महिला है, अर्थात जिसको हम थर्ड जेंडर के रूप में कहते हैं। लेकिन इसमें इस उभयलिंग की जो संकल्पना होती है, इसमें हम एक तरीके से सजीव निर्जीव के अलावा जो निर्जीव चीजें होती हैं उसको भी कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम होते हैं। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात की गई है, तो आप भी जानते हैं मालिक का क्या हो जाएगा, मालकिन हो जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं, मालकिन के रूप में। खास करके देखा जाए कहार का कहारिन हो जाएगा। पाठक की जब बात की जाए तो आपने पटकाइन के रूप में सुना होगा, पटकाइन।
क्योंकि पीछे हमने बताया भी था कि जब भी कोई ऐसे शब्द होते हैं किसके रूप में, जो जाति का या फिर आपके व्यवसाय का बोध कराते हैं, तो उस दशा में हम लोग क्या करते हैं, उस दशा में उनके शब्दों के अंत में अन या फिर आइन लगा देते हैं। ठीक है, तो जब कोई व्यवसाय या जाति का बोध कराता है तो उसके अंत में अन या आइन लगा दिया जाता है और इससे ये आपका शब्द बन जाता है। यहाँ पे योगिन जो एक शब्द है वह ऑलरेडी स्त्रीलिंग है, क्योंकि योगिनी की जब बात की जाए तो इसका जो पुल्लिंग होता है वह क्या होता है, वह आपको योगी के रूप में दिख मिलता है। तो योगी की पुल्लिंग के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो योगिनी। अच्छा, इसी तरीके पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने साधु का नाम सुना होगा, तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो साधु के परिपेक्ष में ध्यान रखिएगा साध्वी होती है। क्या होती है, साध्वी। तो कंफ्यूज मत करिएगा, साधु का साध्वी होता है और योगी का योगिन होता है, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। क्या करिए, पुल्लिंग शब्द का पुनः एक बार चुनाव करिए। पीछे हमने देखा था किसके बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में, अब आपको पुल्लिंग के बारे में बताना है। क्या शब्द है, नायिका, लेखिका, वधू या फिर आपके धावक। अब अगर हम शब्दों को देख लें तो यहां तो साफ साफ जाहिर हो रहा है, नायिका का नायक होता है, ठीक है, लेखिका का लेखक होता है, वधू का आपने वर सुना होगा, ठीक है, तो बच्चा कौन, धावक। धावक की जब बात की जाए तो धावक का क्या हो जाएगा, धावक का आपने सदैव सुना होगा धाविका, ठीक है, तो धावक का स्त्रीलिंग जो होती है वह आपकी धाविका हो जाएगी। तो इस तरीके से डी वाला सही जवाब होगा। एक उत्तर है कि शिक्षक। शिक्षक शब्द की जब बात की जाए तो इसका बहुवचन क्या होगा, शिक्षक शब्द की जब बात की जाए तो शिक्षक शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो इसकी जब बात की जाए तो शिक्षको हो जाएगा या शिक्षिका हो जाएगा, शिक्षिकाएं होगा या फिर शिक्षक गण होगा। अच्छा, एक काम जरूर करिएगा कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दिएगा। यहां पर शिक्षक का बहुवचन होगा। मुख्यतः आप भी जानते हैं शिक्षक की जब बात की जाए तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो खास करके प्रोफेशन से समेत होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें आप कह सकते हो कि उस शब्द के साथ हम लोग क्या करते हैं, गण इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके माध्यम से क्या होता है, यह आपका प्लूरल बन जाता है। तो यहां पे जो इसका प्लूरल होगा वो खासा ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा क्या, शिक्षक गण। तो शिक्षक गण की जब बात की जाए तो ये क्या होगा, शिक्षक का प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि एक शब्द है, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। क्या किया, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब इसकी बात की जाए तो यहां पे रेखांकित का कारक चिन्ह बताइए, और रेखांकित जो है वो है से। तो मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, मां ने बाजार से क्या किया, कपड़ा खरीदा। अब इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक। यहां पे इसका सही जवाब क्या होगा, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो सीधी सी बात, मां ने क्या किया, कपड़े को खरीदा है, और कपड़े के खरीदने की जब बात की जाए तो कपड़े का खरीदना यह इस परिपेक्ष में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिल जाता है। यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए कर्म कारक की जब बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया कि क्रिया का प्रभाव क्या होता है जब संज्ञा या सर्वनाम पे पड़े, संज्ञा या सर्वनाम पे जब पड़ता है तो उस परिपेक्ष में हम क्या करते हैं, उसे हम क्रिया के परिपेक्ष में कर्म कारक नाम देते हैं। कर्म कारक के अलावा अगर देखा जाए तो एक अधिकरण की जब बात की जाए तो अधिकरण का मतलब होता है कि जब क्रिया के होने के परिपेक्ष में आधार का पता चले। आधार मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि किसके माध्यम से क्रिया हो रही है। आधार की जब बात की जाए तो इसका मतलब, कर्ता का मतलब होता है सीधे तौर पे जब आप कह सकते हो कि संज्ञा की बात आती है कि जब पूरा काम क्या हो रहा है, संज्ञा के माध्यम से कराया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता के परिपेक्ष में नाम दे पाते हैं। और इस परिपेक्ष में आपने सुना होगा कि जैसे इसमें एक विभक्ति चिन्ह भी होती है जिससे हम पहचान लेते हैं ने, जैसे यहां दिया ना मां ने, तो अगर ने की बात होती है तो ये क्या हो जाता, ये कर्ता कारक हो जाता। ठीक है, कर्ता कारक की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, इसका चिन्ह भी आपको दिख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो करण, आज करण की जब बात की जाए तो करण का मतलब क्या होता है, करण की जब बात की जाए तो करण के परिपेक्ष में पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से या फिर द्वारा। करण या करण की जब बात की जाए तो करण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से या फिर आपका द्वारा। और इस विषय की जब बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि जिस साधन के द्वारा, क्या होता है, जिस
साधन के द्वारा क्या होता है, किसी एक कार्य को किया जाता है, उसको हम इस परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं। तो जिस एक साधन के द्वारा किया जाता है वह इसके परिप्रेक्ष्य आपको मिलता है। तो विभक्ति चिन्ह के आधार पर अगर देखा जाए तो से शब्द यहां पे लगा है और इसने किया क्या है, बाजार से खरीदा है ना। अगर इसकी बात की जाए तो इसने बाजार से इस चीज को खरीदा है, तो इसका शुद्ध जवाब जो होगा वो होगा करण कारक। ठीक है, तो करण कारक की जब बात की जाए तो ये इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि मां ने जो कपड़ा खरीदा ना वो बाजार से खरीदा है। तो बाजार इसके लिए क्या है, बाजार एक तरीके से साधन है। बाजार की जब बात की जाए तो बाजार इसके लिए एक तरीके से साधन है, और इस नाते हम क्या कहेंगे, बाजार करण कारक के रूप में आपका प्रयोग किया जाएगा। तो कर्ता कारक की जब बात की जाए तो कर्ता कारक क्या हो जाएगा, जहां पे संज्ञा खुद कार्य करता है, ने के रूप में हो जाएगा। करण की जब बात की जाए जहां पे से या दो द्वारा की बात होती है, मतलब साधन की बात होती है, क्योंकि बाजार में ही कपड़ा मिलता है तो यहां पे ये कार्य आपको मिलता है। और बाकी कर्म की जब बात की जाए तो जिसका प्रभाव आपके कर्म के ऊपर पड़ता है तो ये नाम आपको मिलता है। और अधिकरण की जब बात की जाए जहां पे क्या होता है, खास करके प्रभाव की बात आती है, जिसमें आपने में और पर जैसे क्या किया है, जो सिंबल होते हैं विभक्ति चिन्ह, उनके बारे में भी आपने देखा होगा। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक शब्द है कि समझदार शब्द। अगर समझदार शब्द की बात करें तो समझदार शब्द के परिप्रेक्ष्य में इसका विशेषण क्या होगा। समझदार शब्द की जब बात की जाए तो ये किस एक विशेषण का भेद आपको दिख मिलता है। नाम आता है सार्वजनिक विशेषण के रूप में, संख्यावाचक विशेषण के रूप में, या फिर परिणामवाचक विशेषण के रूप में, या फिर आपके गुणवाचक विशेषण के रूप में। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। यह किससे संबंधित होगा। समझदार के बारे में अगर आप शब्द को थोड़ से तोड़ पाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो समझदार है। ठीक है, समझ का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति की क्या बता रही है, व्यक्ति की एक तरीके से गुण, या जिसे हम क्वालिटी या फिर जिसे हम विशेषता कह सकते हैं। वैसे तो ये विशेषता बताने वाला शब्द ही है, लेकिन ये बेसिकली क्या कर रहा है, उस व्यक्ति की गुण को बता रहा है कि वह क्या है, या तो समझदार है या फिर आपका मूर्ख है। तो इस दशा में ये क्या बता रहा है, ये सीधे शब्दों में आप कह सकते हो गुणवाचक की संज्ञा के रूप में, गुणवाचक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग आपको देख मिलता है। खासा सार्वनामिक विशेषण की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य संज्ञा की जगह पर आपका इस्तेमाल होता है तो उसका नाम हो जाता है सार्वनामिक। संख्या की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई नंबर की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5। परिणाम की जब बात की जाए जब क्या हो रहा है, मात्रा के बारे में हमें जानकारी पता चले, जैसे थोड़ा बहुत ज्यादा, इस टाइप की चीजें। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे क्या होता है, यहां पे गुणवाचक की जब बात की जाए तो गुण के परिप्रेक्ष्य जो आपकी बात होती है उसे हम समझदार के रूप में देख पाते हैं। ठीक है, समझदार की जब बात की जाए तो समझदार का संदर्भ यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि यह मेरी पतंग है। क्या है, यह मेरी पतंग है। और इसकी जब बात की जाए तो रेखांकित का एक भेद बताइए। यहां पे शब्द क्या है, मेरी। तो मेरी शब्द की जब बात की जाए तो मेरी जो एक शब्द है उसका क्या करना है, आपको भेद बताना है कि मेरी क्या है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या फिर आप कह सकते हो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसका नाम देखने को मिलता है। खास करके जब हम मेरी की बात करें, मेरी की जब बात की जाए तो मेरी का संदर्भ आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहां पे नामों से ही पता चला है। अगर हम निश्चय की बात करें तो निश्चय का मतलब होता है कि ये कन्फर्म है, एक तरीके से कह सकते हो जब पुष्टि ये हो जाती है कि ये बात क्या है, एक तरीके से इसी की है, मतलब इसके कन्फर्मेशन की बात होती है। अनिश्चय का नाम से ही पता चला है जब बात क्या होती है, संशय में रहती है, जब बात क्या होती है, संशय में रहती है। और प्रश्न का मतलब होता है कि जब कोई उत्तर की अपेक्षा की जाती है, उत्तर की जब अपेक्षा की जाती है तो आपका क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक होता है। और निजवाचक की जब बात की जाए तो निजवाचक का मतलब ही होता है कि जहां पे ये बात पुष्टि है कि ये किसी अन्यत्र की नहीं बल्कि उसी की है। तो इसमें आपने जैसे शब्दों के बारे में सुना मेरी, अगर हम मेरी की बात करें तो मेरी या स्वयं, स्वयं की जब बात की जाए तो स्वयं, स्वयं भी अपने आप में हो जाता है। इवन आप कह सकते हो मैंने। ठीक है, मैंने, अगर इन सारे शब्दों की बात की जाए तो ये किससे समित हो जाएगा, तो यह आपको दिख मिलेगा खास करके निजवाचक के रूप में। तो निजवाचक की जब बात की जाए तो निजवाचक का संदर्भ क्या होता है, यह आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। निजवाचक की जब बात की जाए तो निजवाचक का संदर्भ यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। निजवाचक खास करके देखा जाए तो यह आपके संदर्भ में देखने को मिल जाता है। आगे की बात की जाए तो यहां पे कुछ आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है,
निश्चयवाचक मेरी पतंग है। ये बात तो आपने सही कही, मेरी पतंग है, तो इस दशा में निश्चित हो रही है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये पुष्टि की जा रही है ना कि ये इसी की है। माफी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक आपका सही जवाब होगा वो निश्चय हो जाएगा, ठीक है। क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इसने क्या कहा है, इसने अनिश्चितता की बात नहीं की ना, इसने पूरी तरीके से पुष्टि कर दी है, ठीक है। तो पुष्टि होने के नाते क्या होगा, मेरी आपके निजवाचक में ही होगा, ठीक है। माफी चाहते हैं इस विषय के लिए कि निश्चयवाचक की जब बात की जाए तो ये क्या करा है, ये पुष्टि कर दे रही है कि पतंग किसी दूसरे का नहीं है, ठीक है। पतंग किसी दूसरे का नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये मेरा है। अनिश्चितता की जब बात की जाए तो मतलब क्या होता है, इसमें संशय होता है। और निजवाचक की जब बात की जाए तो जैसा कि हमने बताया, ये क्या है, स्वयं के परिपेक्ष में व्यवस्थित करता है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक में अपेक्षा रखी जाती है, निजवाचक में स्वयं का बात होता है, और अनिश्चय की जब बात की जाए तो संशय होता है। लेकिन निजवाचक निश्चय की जब बात की जाए तो ये कन्फर्मेशन होता है, क्योंकि इसने बोला कि ये पतंग मेरी है। ये बात क्लियर हो गई कि ये पतंग मेरी है, किसी अन्यत्र की नहीं है। ये बात आपकी क्लियर है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है जिसने भी बताया, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पता चलता है एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से आप लोग भी परेशान होते हैं, और हमें तो जो कहना होता है वो बाद में कहते ही कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि शब्द है चर्चा। इस चर्चा शब्द की बात की जाए तो चर्चा से एक विशेषण बना है। चर्चा की जब बात की जाए तो चर्चा शब्द से एक विशेषण बना है। विशेषण है चर्चाएं, चर्चा, चर्चित, या फिर आपके चर्या। तो इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो चर्चा से चर्चाएं तो बनेंगी नहीं, क्योंकि ये पुलोट का आधार देती है। चर्चा का कोई मतलब नहीं, चर्या का कोई मतलब नहीं, चर्चित हो जाएगा। चर्चित की जब बात की जाए, जैसे आपने सुना होगा ना, ये मामला आजकल काफी चर्चित है, तो चर्चित की जब बात की जाए तो चर्चित क्या होगा, इसका विशेषण हो जाएगा। बहरहाल धातु की जब बात की जाए तो धातु हम लोग किसे नाम देते हैं। धातु की जब बात की जाए तो हम लोग धातु किसे नाम देते हैं। क्रिया के संपूर्ण रूप को नाम दिया जाता है, क्रिया के उत्तर रूप को नाम दिया जाता है, क्रिया के सामान्य रूप को नाम देते हैं, या फिर क्रिया का जो मूल स्वरूप होता है उसको नाम दिया जाता है। तो हमारे यहां पर धातु हम लोग किसे नाम देते हैं। धातु की जब बात की जाए तो धातु हम लोग बेसिकली किसे नाम देते हैं। अब धातु के बारे में आप भी जानते हैं, क्रिया के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो क्रिया के परिपेक्ष क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्योंकि आपने सुना भी होगा ये संस्कृत से लिया गया है, और संस्कृत की जब बात की जाए तो संस्कृत में एक शब्द आता है धात, और धात से ही क्या हुआ है, हमारा धातु बना है, जिसको हम क्रिया के मूल रूप के रूप में जानते हैं। तो जब कभी आप संस्कृत के बारे में देखते हैं तो वहां पर क्रिया का जो मूल रूप होता है वह आपके धातु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि भूतकाल जो है वह कितने भेदों में आपको दिख मिलता है। भूतकाल की जब बात की जाए तो भूतकाल के हमें कितने भेद आपको देखने को मिलते हैं। भूतकाल के हमें कितने भेद देखने को मिलते हैं। तो भूतकाल की जब बात की जाए तो भूतकाल में तो अलग अलग भेद देख मिलते हैं। नामों की जब बात की जाए, जैसे एक आपका भूत होता है सामान्य भूत। सामान्य भूत जैसे आप कह सकते हो कि राम गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो सामान्य भूत होता है जिसको हम क्या कहते हैं, राम गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक भूत होता है जिसे कहते हैं आसन्न भूत। आसन्न भूत, आसन्न भूत की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या है कि राम गया था। राम गया था, ये क्या हो जाता है, ये आसन्न भूत होता है। आसन्न के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम आता है पूर्ण भूत, और पूर्ण भूत की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि ये काल क्या है, पूर्णता की तरफ इशारा कर रहा है। और पूर्णता की जब बात की जाए तो इसका मतलब कह सकते हो कि पुनः आपका राम गया था। राम गया था की जब बात की जाए तो राम गया था क्या होगा, यह आपका पूर्ण भूत हो जाएगा। आसन में राम गया है होगा, ठीक है। पूर्ण भूत में राम गया था। फिर आपका आ जाएगा अपूर्ण भूत, ठीक है। सीधे शब्दों में अपूर्ण भूत मतलब यहां पे ये काम क्या हो रहा है, पूर्णता की तरफ इशारा नहीं करता है। और जब पूर्णता की तरफ इशारा नहीं करता है इसका मतलब क्या है, राम जाता है, राम जाता था, मतलब ये अभी कह सकते हो कि कंफर्म नहीं है। अगर यहां पे देखा जाए तो सामान्य भूत क्या कहता है, सामान्य भूत कहता है कि राम गया। फिर आसन्न भूत कहता है कि राम गया है, मतलब ये कंफर्मेशन नहीं है गया है कि नहीं है। अपूर्ण की जब बात की जाए तो ये क्या होगा, राम गया था, मतलब ये कहानी खत्म हो चुकी है। अपूर्ण का मतलब है कि राम जाता है, मतलब ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि अपने आप में पूरा नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि राम जा रहा है, ठीक है। अपूर्ण का मतलब क्या है कि ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूर्ण नहीं हुआ है,
इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर एक भूत आता है जिसको हम किसके रूप में जानते हैं, संदिग्ध के रूप में जानते हैं, संदिग्ध। और संदिग्ध भूत की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पे कंफ्यूजन होता है, संशय होता है। और संशय की जब बात की जाए तो संशय का मतलब क्या होगा, खास करके आप कह सकते हो कि राम गया होगा, क्या होगा, राम गया होगा, ये इसके अंतर्गत आपको देख मिलता है। और एक फिर आपने सुना होगा हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत। अगर इसकी बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पे कहा जाता है कि राम, यदि राम गया होता, यदि राम गया होता तो वह जाता, इसका मतलब एक दूसरे पे आश्रित हो जाना, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाते हैं, भूत के परिपेक्ष में आपके क्या हो जाते हैं, 6 भेद आपको दिख मिलते हैं। तो भूतकाल की जब बात की जाए तो भूतकाल में आपको 6 भेद दिख मिलते हैं, जिनके नाम होते हैं, एक तो होता है सामान्य भूत जिसको कहते हैं राम गया, एक होता है आसन्न भूत जिसको हम कहते हैं राम गया है, एक होता है पूर्ण भूत जिसमें कह सकते हैं कि राम गया था, और एक नाम आप कह सकते हो अपूर्ण भूत जिसे कहते हैं राम जा रहा है। फिर यहीं पे आप कह सकते हो संदिग्ध भूत जिसमें कंफ्यूजन, राम गया होगा। फिर हेतु हेतु मदभूत जिसमें हम कहते हैं कि यदि राम गया होता तो वह जाता। तो इस तरीके से क्या होता, 6 प्रकार के आपके भूत आपको दिख मिलते हैं। बहरहाल तद्भव शब्द की जब बात की जाए तो तद्भव शब्द आपके बने हैं। तद्भव की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिलता है, ये हिंदी के मूल स्वरों से बना है, विदेशी शब्दों से बना है, उर्दू शब्दों में बदलाव के माध्यम से बना है, या फिर संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के कारण बना है। तद्भव, तद्भव की जब बात की जाए तो तद्भव नाम की संकल्पना आपको देखने को मिलती है। तद्भव, तो तद्भव 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव, क्या है, 2 शब्दों की जब बात की जाए तो 2 शब्दों के माध्यम से यह निर्मित हुआ है। अर्थात तद्भव की जब बात की जाए इससे मतलब होता है उससे होना। किससे होना, तो सीधे शब्दों में आप भी जानते ही, चूंकि संस्कृत हमारी जो है मूल भाषा है, तो संस्कृत के शब्दों से ही क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो तद्भव अर्थात उसके माध्यम से होना, और ये क्या हो जाएगा कि संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव हुए, और उसी बदलाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम तद्भव को देख पाते हैं, क्योंकि संस्कृत से ही आपका क्या हुआ है, तद्भव का निर्माण हुआ है। बेसिक, तत्सम शब्द को पहचानिए, क्या है, तत्सम शब्द को पहचानिए, निद्रा, कान, मोर या फिर बंदर। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, तो तत्सम मतलब होता है एक तरीके से संस्कृत शब्द, तद्भव मतलब होता है एक तरीके से जैसे देशज या आपके भोजपुरी शब्द। तो यहां पर देखा जाए तो एक शब्द है निद्रा, निद्रा की जब बात की जाए तो निद्रा का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, नींद हो जाएगी, ठीक है। तो नींद की जब बात की जाए तो ये इसका तद्भव मतलब तद्भव हो जाएगा, और तत्सम की जब बात की जाए तो यह क्या होगा, निद्रा हो जाएगी, ठीक है। बाकी कान की जब बात की जाए कर्ण, मोर के परिपेक्ष में मोर, बंदर के परिपेक्ष में बंदर, ठीक है। तो ये नाम आपको दिख मिलते हैं। पर्याय शब्दों में कौन सा सही समूह नहीं है, पर्यायवाची की जब बात की जाए तो कौन सा समूह ऐसा है जो कह सकते हो किसके अंतर्गत आपका चिन्हित नहीं है। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम सम्मिलित हो जाता है, खास करके पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल। तो इसमें कौन सा सही विकल्प नहीं है। अब देखिए, अगर हम बात करें आग के बारे में तो आग का पर्यायवाची अग्नि भी होता है, अनल भी होता है, ठीक है। पाठशाला मतलब स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय, ये भी अपने आप पे सही है। नारी, महिला, औरत, ये भी अपने आप पे सही है। तो जो आपका यहाँ पे बचता है उसका संबंध क्या होगा, तो वो हो जाएगा ये, क्योंकि पहाड़ के पर्वत के परिपेक्ष में कह सकते हो कि ये तो लगभग मिलते हैं, पहाड़ पर्वत होता है, लेकिन पुस्तक क्या है, पुस्तक एक अलग मसला है। तो पुस्तक अलग मसला होने की वजह से क्या हो जाता है, यह इसमें आपका शामिल नहीं होगा। तो बाकी अगर देखा जाए तो पहाड़ पर्वत सेम है, लेकिन पुस्तक आपका अलग हो जाता है। इस कारण से हम इसको क्या करते हैं, इस पर्याय के रूप में, समूह के रूप में नहीं देख पाते। बाकी लगभग आपके क्या है, समूह में आते हैं। एक नाम आता है कि इनमें से सही विलोम शब्द का क्या करिए, चुनाव करिए। विलोम शब्द हमारे यहाँ पे कई सारे दिए हैं, लेकिन एक सही विलोम शब्द का चुनाव करिए। नाम दिया है कि आदान प्रदान, आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान। तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, समाधान की जब बात की जाए तो समाधान के परिपेक्ष में व्यवधान होना चाहिए, सीधी सी बात। प्रदान के परिपेक्ष में विद्वान का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। आदान में निदान, निदान का मतलब होता है कोई समस्या होगी तब उसका निदान, तो उसका आदान से कोई लेना देना नहीं। अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो विलोम शब्दों में आपने सदैव सुना होगा कि दोनों प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत
क्या होता है, उनका अर्थ मिलता है। तो विपरीत अर्थ जब प्रकट करते हैं तो वही इसका सही जवाब होगा। और इस दशा में क्या होगा, आदान प्रदान, ये क्या होगा, इसका विपरीत अर्थ आपको दिख मिलता है। आदान निदान से कोई मतलब नहीं, आदान के परिप्रेक्ष्य प्रदान विधान से भी कोई मतलब नहीं, और आदान समाधान से भी इसका कोई मतलब नहीं होता है। एक नाम है कि और, अगर हम और शब्द की बात करें तो और शब्द का अनेकार्थी शब्द बताइए। और की जब बात की जाए तो और शब्द का अनेकार्थी, अन्य होगा, उसका होगा, दूसरा होगा, तथा होगा, सब होगा, परंतु होगा, अपना होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अगर देखा जाए तो इसका नाम देखे मिलता है। अब एक बात देखिए, अगर हम यहां पे बात करें परंतु, तो परंतु का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हो कि ये काम तो किया लेकिन अपने आप में बेहतर नहीं रहा, तो ये और के ऑप्शन को नहीं दर्शाता है, क्योंकि अगर परंतु और के ऑप्शन को दर्शाता है तो अपना नहीं दर्शाता, क्योंकि अपना का मतलब एक तरीके से निजत्व की भावना दिखाता है। सब की जब बात की जाए तो यहाँ पे कंबाइंड रूप में सबकी बात आ जाती है, परंतु फिर से एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पर और की भाषा दिखाता है। तथा की जब बात की जाए तो तथा थोड़ा सा देता है, जैसे राम तथा सीता, राम और सीता, तो ये लगभग हो जाता है। लेकिन दूसरा, चूंकि दूसरा ऑप्शन अपने आप में अलग हो जाता है, तो बनेगा कौन, बनेगा केवल एक आपका, जिसको हम कहते हैं किस रूप में, खास करके दूसरा तथा तथा। दूसरा का मतलब होता है, जैसे होता नहीं है कि ये और ये, अगर इनकी बात की जाए तो ये हो जाएंगे राम तथा सीता। ये दोनों शब्दों की जब बात की जाए तो ये दोनों क्या करते हैं, और के पर्यायवाची के रूप में दर्शाते हैं। क्योंकि बाकी की बात की जाए तो उसका से कोई लॉजिक नहीं, परंतु से कोई मतलब नहीं, मतलब सब से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, और अपना से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये शब्द क्या है, एक तरीके से संज्ञा सर्वनाम के हैं। बाकी और की जब बात की जाए तो और के परिप्रेक्ष्य दूसरा और तथा, ये क्या हो जाएंगे, इसका सही उत्तर होगा। जो काम करना कठिन हो, आज अगर इसकी बात की जाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, कि जिस एक काम को करना कठिनाई महसूस हो उसे हम किस रूप पे नाम देख पाते हैं, दुष्कर नाम देते हैं, या फिर दुभर नाम देते हैं, कठिन नाम देते हैं, या फिर आपके असंभव नाम देते हैं। जिस काम को करना कठिन हो उसका नाम क्या होगा। अब कठिन की संकल्पना कह सकते हो, कठिन से तो कोई लॉजिक नहीं है। खास करके असंभव की जब बात की जाए तो इसका मतलब होता है उस काम को किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, उस काम को किया ही नहीं जा सकता है, मतलब इसे कोई अभी तक नहीं किया है, किया ही नहीं जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम असंभव के रूप में जानते हैं। दूभर का मतलब होता है जो अपनी पहुंच से बाहर है, काफी दूर का है। तो फिर बचा कौन, बचता है दुष्कर। दुष्कर का मतलब होता है कि यह काम किया जा सकता है लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है, हम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी कई सारे लोगों ने किया है और हम भी इसे कर पाएंगे लेकिन थोड़ा सा प्रयास अतिरिक्त लगेगा। जैसे आप कह सकते हो आपका पेपर, आपके पेपर के लिए यही है कि ऐसा नहीं है कि उसे किसी ने नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन हम थोड़ा सा उस पर्याय में नए हैं तो हमें थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत पड़ रही है। तो दुष्कर ये आपका क्या होगा, जिस कार्य को करने में कठिनाई लगे, जो अपने आप में ऐसा नहीं है कि उसे किसी ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन हमें करने की थोड़ी सी और जरूरत है। तो ये आपको देख मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, तो यहां पर बीच में आपको क्या करना है, एक शब्द भरना है कि पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं। खास करके नीर बनाते हैं या नीड़ बनाते हैं, नीम बनाते हैं या फिर नींद बनाते हैं। तो एक बात तो क्लियर है, देखो पक्षी पेड़ों पर नींद बनाते हैं, नींद का तो कोई लॉजिक नहीं होगा। नीम की जब बात की जाए तो नीम ये तो पेड़ एक पौधे का नाम है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होगा। तो फिर क्या बचेगा, नीर या फिर नीड़। तो नीर की जब बात की जाए तो नीर का मतलब होता है पानी, तो पानी तो बनाते नहीं है पक्षी। पक्षी जो बनाते हैं वो शुद्ध रूप से आपका घोंसला बनाते हैं, घोंसला अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, नीड़ के रूप में भी जानते हैं। तो पक्षी अपना घर या घोंसला बनाते हैं जिसको हम नीड़ के रूप में जानते हैं। तो नीड़ का निर्माण फिर अगर इसकी बात की जाए तो पक्षी अपने नीड़ को क्या करते हैं, पेड़ों पर बनाते हैं। आगे एक थोड़ा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़िएगा और इसी के आधार पर आपको प्रश्न देना है। क्या है कि विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है, क्या है, विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी प्रजातियों के लिए क्या होते हैं, एकमात्र आश्रय स्थल होते हैं और थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इसके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे हुए पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं, इनसे हम इमारत, फर्नीचर आदि चीजें बनाते हैं।
इवन इनसे हमें कई प्रकार की लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री वगैरह की जब बात की जाए तो ये भी हमें उपलब्ध होती हैं। लेकिन जब इनको हम काट देते हैं तो इनके काटने से क्या हो जाता है, इनका संरक्षण भी आवश्यक हो जाता है। पेड़ पौधे हमारे लिए वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं और साथ ही साथ ये हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली जो गैस होती है उसको भी सोखने की क्षमता होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो ऐसा करके ये हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ही साथ हमारी सिंचाई के और पेयजल की जो समस्या होती है उसका भी समाधान करते हैं। तो वनों के संरक्षण से ही ये सारी चीजें संभव हैं। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल का अमृत धार सजो करके प्रवाहित होती हैं। तो ये एक आपका कह सकते हो पैसेज दिया था, इसके आधार पे हमें आंसर देना है। अब कहा जा रहा है कि नदियों में जल की धारा किसके कारण प्रभावित होती है। तो अभी लास्ट का पॉइंट था कि नदियां अपने भीतर जल अमृत धार सजो करके प्रवाहित होती हैं, उसका एक ही कारण है, वनों के कारण। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि वनों के कारण नदियों में क्या होता है, जल प्रवाहित होता है, पहली बात। दूसरा, वनों का मूल्य आंकने से क्या अर्थ है। वनों का मूल्य आंकने से क्या अर्थ है। अभी आपने देखा कि यहां पे वनों के वैल्यू की बात की गई है। क्या कहा गया, वनों के वैल्यू की बात की गई है, इनके संरक्षण की बात की गई है। और इनका मतलब है कि आज अगर हम इनको संरक्षित कर पाते हैं तो ये हमारे लिए क्या करते हैं, एक वैल्यू एडिशन का कार्य करते हैं। जैसे ईंधन देते हैं, आपके गैस को देते हैं, हमारे लिए पेड़ पौधे, नदी, पानी, इन सब चीजों को व्यवस्थित करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वनों के मूल्य आंकने का मतलब होता है कि वनों को एक तरीके से उसकी वैल्यू को समझना कि किस तरीके से वो पीछे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण थे और आज भी क्या थे, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे, वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है। वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है। तो वनों को काटना, यह कौन सा लॉजिक होगा। वनों को काटने से उसका संरक्षण थोड़ी ना होगा। वनों को फैलाना, यह तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। वनों को साफ करना मतलब कटाई करना। फिर अगर देखा जाए तो वनों को बचाना, सीधे शब्दों में वनों को बचाना, यह क्या होता है, वनों के संरक्षण से आपको देखने को मिलता है। एक शब्द है कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो तेज हवा चलाकर, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है। छाया देकर, यह भी कोई मतलब नहीं। लकड़ी देकर, हाँ लकड़ी देते हैं लेकिन पर्यावरण की रक्षा नहीं होती है। वर्षा कराने में सहायक बनके, बिल्कुल सत्य बात है कि अगर हम वनों की बात करें तो ये तेज हवा चला के रक्षा नहीं करते हैं, छाया दे के रक्षा नहीं करते, लकड़ी दे के नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह पर ये समय समय पर क्या करते हैं, बरसात कराते हैं। और ये बरसात हमारे लिए क्या होता है, एक अमृत बिंदु के रूप में कार्य करता है। और अमृत की जब बात की जाए तो ऐसे अमृत के जो बिंदु होते हैं वो हमारे कह सकते हो एनवायरमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है। क्या है, आश्रय स्थल की जब बात की जाए तो आश्रय स्थल से क्या एक अभिप्राय है। भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान या फिर आश्रम का स्थान। आश्रय के बारे में आपने सदैव सुना होगा। किसी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो निवास स्थल को हम लोग आश्रय के रूप में नाम देते हैं, जहां पे आपका बसेरा होता है। तो भोजन के लिए कोई मतलब नहीं, घूमने के लिए भी कोई मतलब नहीं। यहां पर देखा जाए तो आश्रम का स्थान, यहां पर देखा जाए तो यह होगा रहने का स्थान, क्योंकि आश्रम के स्थान के परिप्रेक्ष्य आपने कुटिया वगैरह के बारे में सुना होगा। घूमने के लिए पर्यटन साइट्स होती हैं और भोजन के लिए आप कह सकते हो खास करके जब हम बात करते हैं होटल वगैरह की तो वह संरचना होती है। रहने के लिए जो संकल्पना होती है वह आपके आश्रय से संबंधित आपको देख मिलता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक प्रश्न आता है कि अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र की जब बात की जाए तो ये किसकी रचना है। महादेवी वर्मा की, अयोध्या सिंह की, सिया राम शरण गुप्त की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अतीत के चलचित्र की जब बात की जाए तो ये किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा की तो होगी नहीं, क्योंकि महादेवी वर्मा की जब बात की जाए तो इनके परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक मीरा के रूप में जानते हैं। आधुनिक मीरा के रूप में इनका नाम लिया जाता है। और इनके परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो इनकी कुछ विशेष रचनाओं में आपने जैसे सुना होगा किसके रूप में, गिल्लू की जब बात की जाए तो गिल्लू नाम की एक गिलहरी के बारे में जो इन्होंने रचना की है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अरे महादेवी वर्मा गलत ना लगाओ, ठीक है। अतीत के चलचित्र की जब बात की जाए तो किसकी रचना है,
ठीक है। आगे की बात की जाए, जयशंकर जयद्रथ बथ, अगर इसकी बात की जाए तो ये किसकी है? तो जयद्रथ बथ जो होता है वह संबंधित हमें देख मिलता है जयशंकर प्रसाद से होगा, या अगर आप कह सकते हो कि मैथिली शरण गुप्त से होगा, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से होगा, या फिर सुमित्रानंद पंत से होगा। अगर यहां पे देखा जाए तो जयद्रथ बध नाम की जो एक रचना होती है वह किसकी होती है? जयद्रथ बध। सामान्यतः आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे अलग अलग लेखक कवि का नाम प्रमुख रूप से देखा जाता है, और उन्हीं लेखक कवियों की जब बात की जाए तो उनकी अलग अलग रचनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो जयद्रथ बध की जब बात की जाए तो ये किससे समित होगा? तो जयद्रथ बध की जब बात की जाए तो ये किससे समित है? तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त से समित आपको देखने को मिलता है। किससे? मैथिली शरण गुप्त की जब बात की जाए तो उनसे इनका नाम देखने मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये आपके अतीत के चलचित्र की जब बात की जाए तो ये आपके महादेवी वर्मा से समित होता है। ठीक है, महादेवी वर्मा की जब बात की जाए तो इनसे क्या होता है? इनका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आज की श्रृंखला में खास करके हमने एक प्रैक्टिस सेट आपके साथ साझा किया। करीब करीब जो है आपके पेपर में आते हैं 37-38 क्वेश्चन, उनको हमने पूरी तरीके से देखा। पैसेज भी थे, पर्यायवाची भी थे, विलोम भी थे, मुहावरे भी थे, लोकोक्ति भी, पुस्तक के नाम भी। तो ये कई सारे संदर्भ आपको देख मिलते हैं। बाकी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके साथ हम सदैव ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे एक ही अपेक्षा होती है कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़ें तो इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास भी क्या करिएगा? साझा कर दीजिएगा, ताकि जो आपका पेपर है, जिस तक का हमने एक पैटर्न रखा है कि आने वाले समय तक हम आपको एक अच्छा खासा भारांक, एक अच्छा खासा पूरा सिलेबस का रिवीजन हम आपके साथ कर पाए। और शायद इसी कारण से लेट नाइट क्लास हमने चालू भी किया कि कम से कम देखो भाई, दिन में तो लगभग सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन रात की पढ़ाई में अगर हम थोड़ा सा भी योगदान दे पाए तो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमने केवल आप लोगों के लिए जब व्यवस्थाएं शुरू की हैं तो इसको तब तक जारी करेंगे जब तक हमारी क्षमता होगी। ठीक है, तो बाकी अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस केवल एक ही आप सबका प्यार, आप सबका दुलार चाहिए। तो इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा। चैनल पे पहली बार जुड़े थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे ही अनवरत क्लासेज हम आपके सम्मुख यहाँ पे रखते रहते हैं। अगर देखा जाए तो क्लासेज का जो शेड्यूल होता है सदैव आपने सुना होगा 8 बजे सुबह जो होता है एक यूपीजीके का थ्योरी सेशन होता है। फिर शाम को 5 बजे जो होता है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक जीके जीएस आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं। फिर 6 बजे आपको एक यूपी जीके का सेक्शन देख मिलता है। फिर आपके कह सकते हो कि 7 बजे एक आपका क्या हो जाता है? मैथ की क्लास देख मिलती है। फिर आपकी 8 बजे एक रीजनिंग की क्लास हो जाती है। 8 बजे के बाद फिर आपकी 9 बजे यूपी जीके हो जाती है। तो ये विशेषतः श्रृंखलाओं का एक समूह है। और फिर हमारी कोशिश होती है कि 10 सवा 10 बजे से आपको ये हिंदी का भी एक प्रैक्टिस सेट दे दिया जाए। तो आपके परीक्षा में सीधे शब्दों में आप कह सकते हो ये सारे क्या हो जाते हैं? प्रैक्टिस करने के एक विशेष आधार। तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए क्लासेस के माध्यम से हम आप सबके बीच में क्या होते हैं? यहाँ पर उपस्थित होते रहते हैं। बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से क्या होती है? आपकी क्लास की PDF वगैरह मिलती रहती है। तो अब आज के विषय बिंदु को हम यहीं विराम देंगे। बाकी आप चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास को भी लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर देगा। तो आज के विषय संकल्पना को अब हम यहीं विराम देते हैं। पुनः आपसे कल मुलाकात होगी। तो हाँ, पर डे होती है, ये रेगुलर होती है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का है, ये रोज का शेड्यूल अभी है। ठीक है, तो चलिएगा आज के विषय बिंदु को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।